जय हिंद दोस्तों। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। आज हम लोग केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके जो पीपीटी फॉर्म में है ऑब्जेक्टिव, उसके ऑप्शन का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट सिलिका, मीथेन, कैल्शियम फ्लोराइड। सिलिका किस प्रकार का ठोस होता है? देखिए, सबसे पहले जो जिस ठोस में धनायन और ऋणायन होते हैं वे आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। आयोनिक ठोस, धनायन और ऋणायन एक होते हैं आयोनिक सॉलिड, आयनिक ठोस जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, जैसे NaCl, CaCl2, CaF2, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। ऐसे अन्य एग्जाम्पल होंगे जो आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। यहाँ पे कहा गया है कौन सा? आणविक ठोस। चलिए हम लोग एक एक करके कोवैलेंट सॉलिड भी देख लेते हैं। कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है? वैसे ठोस जिसमें अधातु और अधातु का संयोजन हो, जैसे CCl4, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद में PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये एग्जांपल्स जो है कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत आता है। ऐसे ही एक होता है नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है ये देखिएगा। कार्बन के कुछ अपरूप, जैसे डायमंड, कार्बन के अपरूप है डायमंड, इसी प्रकार से है ग्रेफाइट या सिलिका। एक अन्य है सिलिका SiO2 होता है। ये सभी कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है। और एक होता है मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर ठोस, जैसे CH4, CO2, ये सभी क्या है? C2H2, ये मोलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से आणविक ठोस यानी कि मोलिक्यूलर सॉलिड है? अब बताइए, यहाँ पे CH4, CO2, C2H2 ये सभी आणविक ठोस है। तो इस प्रकार से सही आंसर हम लोग को हो जाएगा मीथेन CH, और मीथेन का मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। ये हो गया आणविक ठोस। अन्य एग्जाम्पल भी इसके साथ इससे रिलेटेड है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे सिलिका है तो सिलिका कैसा हो जाएगा? इससे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड हो जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड कैसा हो जाएगा? ये आयनिक ठोस हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके शेप यानी आकृति, साइज और स्ट्रक्चर ये सभी क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं यानी कि निश्चित होते हैं। शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये निश्चित होते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। इसमें कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी दीर्घ परिसर इसमें पाया जाता है। क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत शार्प होते हैं, तीव्र होते हैं। इसी प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एक एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस है। एनिस्ट्रोपिक, एनिस्ट्रोपिक यानी विषम दैशिक, इसका हिंदी होता है विषम दैशिक। क्रिस्टलीय ठोस जो है यह विषम दैशिक होता है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। निम्नलिखित ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। हम लोग को यहाँ गलत है ढूंढना है, जबकि क्या है? निश्चित ज्यामिति एवं आकार। अब ज्यामिति और आकार, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ये निश्चित होते हैं, ये बात ये सही है। उसी प्रकार से प्राकृतिक में आइसोट्रोपिक, ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये एनिसोट्रोपिक होता है, जबकि ऑप्शन दे दिया है आइसोट्रोपिक, यानी ये वाला गलत है। तीव्र गलनांक ये भी सही है। हम लोग को ढूंढना कौन था कि निम्नलिखित में से गलत कौन है। जो गलत है यही इसके लिए
सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक में आइसोट्रोपिक होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में एनिसोट्रोपिक होता है, विषमदैशिक होता है, यहाँ आइसोट्रोपिक दिया गया है, अतः ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क ठोस है? अभी बताए थे कुछ देर पहले कि नेटवर्क ठोस, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस, जो कि जिसमें बहुत सारे एग्जांपल थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका, ये सभी क्या होते हैं? नेटवर्क ठोस। यहाँ पे डायमंड के लिए मेन फॉर्म या ग्रेफाइट के लिए कार्बन ही होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखना है कि डायमंड, ग्रेफाइट या सिलिका इसमें से कोई है, तो SiO2 सिलिका ये हो जाएगा इसके लिए नेटवर्क ठोस का एग्जांपल, यानी कि आपका SiO2 नेटवर्क ठोस है, ये इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टेट्रागोनल प्रणाली में संभावित विविधताएं बताइए। टेट्रागोनल प्रणाली कहा गया है, ध्यान देंगे, टेट्रागोनल प्रणाली, टेट्रागोनल सिस्टम यानी चतुष्कोणीय सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, टेट्रागोनल प्रणाली, टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें क्या है, ये जो होते हैं ना प्रीमिटिव और BCC वेरिएशन को दर्शाता है, प्रीमिटिव और PCC वेरिएशन, यानी कि प्रीमिटिव और BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, और मूल इकाई सेल, प्रीमिटिव का मतलब होता है मूल इकाई सेल और इसका मतलब होता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, ये वेरिएशन होगा। अब देखते हैं टेट्रागोनल प्रणाली में संभावित विविधता है। प्रीमिटिव, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर इसमें नहीं होगा, ये गलत होगा। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि BCC सही होगा। पूछा गया कि संभावित विविधता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, अतः इसके लिए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पहले टिक मारेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है। कुछ देर पहले अभी जस्ट बताया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जो है इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वह वेरी हाई होता है, वेरी हाई, बहुत उच्च होता है, यानी कि किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होते हैं, डिफिनिट यानी कि निश्चित और तीव्र उच्च, यहाँ पे वेरी हाई यानी बहुत उच्च, बहुत अधिक। अब बताइए किसका होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, किसी प्रकार का ठोस नहीं, सभी प्रकार के ठोस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बहुत अधिक होते हैं इसके द्रव्यमान को क्वथनांक बिंदु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्रिस्टलीय की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? किसी क्रिस्टल की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई उसके यूनिट सेल होते हैं। जिस प्रकार किसी घर का सबसे सूक्ष्म भाग जो है ना एक ईंट से को रिपीट करके दोहरा करके वह घर तैयार होता है, उसी प्रकार के किसी ठोस का जो इकाई भाग माना जाता है उसको यूनिट सेल, इसी पर यहाँ कहा गया है एक क्रिस्टलीय की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई क्या होगा, तो मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई इसके लिए यूनिट सेल हो जाता है। क्या होता है? यूनिट सेल। ऑप्शन में यूनिट सेल कहीं पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से एक क्रिस्टलीय की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई क्या हो गया? इसका यूनिट सेल हो गया, ऑप्शन नंबर सी 6 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। सल्फर दो बहुरूपों खाली स्थान एन खाली स्थान में मौजूद होता है। अब ध्यान देंगे, अब सल्फर किन किन रूपों में मौजूद होता है, तो सल्फर जो है ये मौजूद होता है मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक के फॉर्म में, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक के फॉर्म में, जिसमें सल्फर में A not equal to B not equal to C एंड अल्फा इक्वल टू
गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ध्यान देना है, सल्फर दो बहुरूपों में, सल्फर किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो सल्फर एग्जिस्ट करता है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के फॉर्म में, जिसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी इसके जो है एज लेंथ तीनों में से कोई आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और एंगल की जहां तक बात है तो अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के इक्वल तो होता है, बट बीटा जो इसका एंगल है वह 90 डिग्री के एंगल इक्वल नहीं होता है। तो सल्फर दो बहुरूपों में पूछा गया है, कौन कौन हो जाएगा? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिस्टल तंत्र की संरचना में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या क्या होता है? किसी क्रिस्टल तंत्र की संरचना में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या 14 होता है। कितना होता है? क्रिस्टल तंत्र की ब्रेविस संरचना में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या 14 होता है, जिसमें से 7 उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? 8, 14, 8 का आंसर सी यानी कि 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठोस अवस्था अभिक्रियाओं का प्रमुख कारक क्या है? देखिए, ठोस अवस्था अभिक्रिया इट मींस सॉलिड स्टेट रिएक्शन। ठोस अवस्था अभिक्रिया ये क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ठोस अवस्था अभिक्रिया जो है उसके बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे कारक है, जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स एक कारक होता है। दूसरा कारक हो जाता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। और एक और कॉज होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूछा गया है। ठोस अवस्था अभिक्रिया का प्रमुख कारक क्या है? तो ठोस अवस्था अभिक्रिया सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बहुत सारे कारक है, उसमें से मुख्य है साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि कणों के आकार, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण। क्या इसमें से कोई है? कणों का आकार ये भी सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक ये भी सही है, ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, देखते हैं 10 में, अधोलिखित तत्वों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और कुछ तत्व दिए गए हैं, उसके ऊर्जा गैप के बढ़ते हुए क्रम में ध्यान देंगे। ऊर्जा गैप, एनर्जी इंटरवल जो होते हैं वो क्या होता है? एक्चुअली किसी सुचालक में ऊर्जा गैप नगण्य होते हैं और कुचालक में ऊर्जा गैप बहुत अधिक होते हैं। अब ऊर्जा गैप के बढ़ते हुए क्रम है, तो बाएं से दाएं की ओर बढ़ते क्रम में हम लोग जो लिखेंगे तो उसमें सबसे जो है ना ऊर्जा गैप ज्यादा होगा वह कुचालक। तो डायमंड एक प्रकार का विद्युत का कुचालक पदार्थ है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा डायमंड का। यहाँ पे जो है ना डायमंड में ऊर्जा गैप इस प्रश्न में ज्यादा होगा सबसे। फिर इसके बाद में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और कोलंबस इसमें दिया गया है। तो नीचे की ओर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टीज भी इसका बढ़ रहा है। तो नीचे मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, इट मींस सिलिकॉन में मेटालिक प्रॉपर्टीज कम है जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी धात्विक गुण कम है, यानी वह इसके तुलना में कम है ना सुचालक है, यानी कुचालक ज्यादा है, कुचालक में ऊर्जा गैप ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो डायमंड का हो गया, इसके बाद हो जाना चाहिए सिलिकॉन का। फिर सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम का। अब इसके बाद में नीचे और आने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, धात्विक गुण जब बढ़ेंगे तो ऊर्जा गैप उसमें कम होगा। यहाँ ज्यादा पूछा गया था तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम ऊर्जा गैप किसमें हो जाएगा? 3 में, यानी कि एसएन में। अब हम देख पा रहे हैं कि एसएन कितना नंबर पे है? तो 4 नंबर पर। तो सबसे 4 नंबर। उसके बाद में जर्मेनियम कितना पर है? जर्मेनियम है 3 नंबर पर। फिर इसके बाद में सिलिकॉन कितना पर है? 2 नंबर पे है, और डायमंड है 1 नंबर पर। तो बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी।
इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन का जो है ना सॉलिड स्टेट के शुरू के 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।